जो संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं राहुल जी, लेकिन उसका पन्ना तार तार हो रहा है और इसी सब चीजों से तार तार हो रहा है। अगर कांग्रेस स्टैंड नहीं लेगी तो जो दलित पिछड़ों की उनको समर्थन मिला था उससे वो मरहूम उनको होना पड़ेगा और ये अंततः भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। हिंदी ऑनर्स में एडमिशन हुआ है, वो अप्रोच की हम लोगों से कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास वो पैसे नहीं। तो ये सरकार शिक्षा से आपको महरूम करने के लिए और पूर्ण रूप से आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में नए नए पैतरे खेल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जजमेंट में ये इंपेरिकल डाटा वर्ड यूज किया गया है, जाति जनगणना शब्द नहीं यूज किया गया। अगर दलित समाज में भी अगर देखा जाए कि किस जाति ने कितना खा लिया तो उसके लिए उस जाति का डेटा जरूरी है। जाति जनगणना किए बिना डेटा नहीं उपलब्ध हो सकता है और सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी, वो केवल दलित पिछड़ों को और दलितों को आपस में लड़ाने का काम करेगी। इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। और साथ साथ मैं एक निवेदन कर रहा हूं अपने तमाम ओबीसी साथियों से कि अगला कदम इनका होगा रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू करना। उसके लिए वो तैयार हो। एक तो आपका आरक्षण ईडब्ल्यूएस में तब्दील हो चुका है, एनएफएस बराबर हो रहा है और जो भी अब आने की स्थिति है निजीकरण के बाद वो भी अब समाप्त होने वाला है। आप पहले से तैयार रहिए। लेकिन सर कहा जा रहा है जिस तरीके से इस फैसले का विरोध हो रहा है कि ये मंडल 2 है, मंडल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लोग सब। देखिए, मंडल कमीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना डेटा के और बिना पूरी तरह जानकारी लिए हुए सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है। और उन्होंने जब उस कमीशन का इस आंदोलन उस तरफ जा रहा है, जो मंडल के लिए आंदोलन हुआ उसी तरफ ये भी आंदोलन जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सर। ये आंदोलन तो अब दिखेगा। बहुत अच्छे तरीके से 3 राज्यों में सफल रहा भारत बंद। और इसलिए मैं 3 राज्य कह रहा हूं क्योंकि जो आयोजक थे वो जब 2019 में हम लोगों ने रोस्टर के खिलाफ भारत बंद किया था तो उसकी बहुत गहन तैयारी की थी। ये बिना तैयारी के अनायास ही किया गया, लेकिन सफल रहा है। और अगला जो कदम होगा इसका विरोध का, वो हम लोग तैयारी के साथ करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दलित पिछड़े और आदिवासी इकट्ठे अब आंदोलन करेंगे। और ये कुछ लोग जो हैं जैसे मांझी साहब बिहार में रोज वक्तव्य दे रहे हैं, उनके समुदाय के लोग का लिटरेसी रेट पूछिए 4.5 और ग्रेजुएशन 1% से भी पॉइंट में, और दोनों बाप बेटे की दौलत निरंतर बढ़ रही है। तो क्या उसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए? क्या उनको अगर कहा जाए कि अगला जो भी व्यक्ति चुना जाएगा आपके अलावे कोई चुना जाए मुसहर समाज से, तो क्या वो तैयार होंगे? तो सर आरक्षण तो भेदभाव के आधार पे दिया है, तो जो आर्थिक आधार पे डिबेट क्यों चलने लगी देश में? ये सुनियोजित षड्यंत्र है। ईडब्ल्यूएस जिस दिन लागू हुआ था और आप साथ थे, 19 जनवरी को हम लोग मिले थे 2019 में ही जंतर मंतर पर, हम लोगों ने विरोध किया और डीएमके पार्टी ने विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया। तमाम ऐसी पार्टियां और खास तौर से मैं कांग्रेस की ओर इशारा करूंगा जो संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं राहुल जी, लेकिन उसका पन्ना तार तार हो रहा है और इसी सब चीज़ों से तार तार हो रहा है। अगर कांग्रेस स्टैंड नहीं लेगी तो जो दलित पिछड़ों की उनको समर्थन मिला था उससे वो मरहूम उनको होना पड़ेगा और ये अंततः भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मजबूत करेगी। इस आंदोलन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्यों निशाने पे लिया जा रहा है? आखिर क्या गलती कर दी उन लोगों ने? नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है कि आप इन्हीं तमाम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो संविधान की बात करते थे, अगर संविधान आज खतरे में तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और बिल्कुल सार्थक सवाल, क्योंकि जब आप संविधान को लेकर चल रहे हैं हाथ में तो संविधान का कोई भी आर्टिकल इस जजमेंट से आर्टिकल 300 जो 41 और 40 दोनों का उल्लंघन हुआ। और जो समानता जो थी बिना आप डेटा लिए हुए कर रहे हैं, ये गंभीर रूप से। कांग्रेस क्लियर क्यों नहीं है सर इस मुद्दे पर? आखिर कांग्रेस अंततः जो उनके जो ऊपर में शीर्ष में लोग हैं उसमें दलित पिछड़े कितने हैं जो हमारे दर्द को समझेंगे और हमारी बातों को बयान करेंगे। आज जो हम लोग आपके समक्ष हैं, चाहे वो डॉक्टर रतन लाल हो या राजेंद्र पाल गौतम जी हो, हमारा एक बैकग्राउंड है कि हम लोग एक समाज के लिए निरंतर बोलते रहे। क्या कांग्रेस पार्टी का एक नेता ऐसा आप दिखा देंगे
हाल में राहुल जी ने वो कदम बढ़ाया और उस कदम को वापस खींचने के लिए उन्हीं के पार्टी के लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनको समझना होगा। हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस भाजपा को हराने के लिए इन लोगों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन सर आज कहा जा रहा है कि चमार और पिछड़ों में यादव खा गए। अगर मान लिया जाए इसमें कैटेगरी बना दी जाती है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, तो कल को तो जब जो वर्गीकरण किया उसके नीचे वाला वो कहेगा ये ऊपर वाला खाएगा। ये तो एक बहस छेड़ दी ना सर। देखिए ये जो बार बार कहा जाता है कि यादव या चमार ने खा लिया, तो आप डेटा दिखाइए ना। खा लिया तो उस केक को हम उनके लिए छोटा कर देंगे। उनकी जो आबादी है इन जातियों की जिनका जिक्र आपने किया, उसके अनुसार बिहार के सर्वे में बताया गया है कि अपने तादाद से बहुत नीचे है इनका शेयर जो गवर्नमेंट जॉब्स में। तो बिहार को अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो पूरे देश में एक आप जानते हैं ना, हिटलर एक प्रोपेगेंडा करता था, एक ही झूठ को बार बार कह के उसको ये सच साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, इन जातियों का मैं पक्षधर होकर नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सामान्य रूप से आरक्षण के समर्थन में अगर ये बात आती है तो इनकी तादाद की गिनती होनी चाहिए और कास्ट सेंसस निहायत ज़रूरी है। इस पूरे डिबेट में सबसे पहला टारगेट है कास्ट सेंसस। वो नहीं करेंगे, इनके लिए वहाँ चंद्रबाबू नायडू भी यही बात कह रहे हैं आंध्र में, और इसको हम लोगों को समझ के आगे बढ़ना होगा। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ कि हम क्रीमी लेयर के सुझाव को लागू नहीं करेंगे, वो सुझाव था। पर ये भी कहा ना जो संविधान में जैसे आरक्षण है वो वैसे ही रहेगा। उनका इंटरप्रिटेशन तो संविधान में ये है कि सभी पूरा देश बेच दो। अडानी के हाथ में बेच चुके हैं। कल को जेएनयू में के संपत्ति को जो बेचने की बात आई है, तो जेएनयू का संपत्ति खरीदेगा कौन? अडानी खरीदेगा। कल को वो अडानी का इंस्टीट्यूट होगा। तो ये समझना होगा, पूरे देश में ये बहस जो है वो गलत दिशा पर पूरे आंदोलन को ले जा रही है। हम लोगों का पहला दुश्मन आरएसएस भाजपा है। अगर उसको पराजित करेंगे, उसके बाद अगर ये डिबेट कास्ट सेंसस के बाद होगा तो निश्चित रूप से सार्थक होगा। सभी जातियों के लिए ये फायदेमंद होगा, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए खासतौर से। जय भीम।